स्टार्ट करता हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अपन बात कर रहे थे अभी ये जो लाइव क्लासेस में हेमेंद्र तेना की, राजस्थानी में जेआरएफ किया हुआ और फर्स्ट रैंक थी इसकी जेआरएफ में। ऐसा है राजस्थानी के अंदर। हालांकि और सब जो कि साइंस बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थानी से हो पर्टिकुलर, साइंस बैकग्राउंड से हैं, जोधपुर से हैं। मेरा रूममेट है वो, तो आज इसकी इच्छा हुई क्लास लेने की, मुझे चेक करने आया है कि ये कैसा क्लासेस लेता है देखे। इस वजह से है ना। तो फिर उसके बाद ये पीएचडी चल रही है अभी इसकी भी, राजस्थान विश्वविद्यालय से हमारे साथ ही बैठता है ये भी। तो हाँ, डिंगल साहित्य में पीएचडी कर रहा है ये। डिंगल साहित्य वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना, आदिकाल का, ऐसा है बिल्कुल उसमें। और ये हाँ, इसके पूर्वज वगैरह हैं जिन्होंने डिंगल का निर्माण किया है, ऐसा है बिल्कुल। काफ़ी पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों में काफ़ी लोगों ने पीएचडी करी हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चारण नहीं है पर संबंधित है ना, राजपूत और चारण तो वैसे भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो वैसे है। ठीक है, तो फिर अपन शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग में बताना चाहता था कि आज संघर्ष से साहस तक की जो स्टोरी है, सीरत, सीरत जो एक आत्मकथा है ये, ठीक है ना, मंगला कपूर की। कोई भी प्रश्न आ जाए कि मंगला कपूर की जो आत्मकथा का नाम क्या है, सीरत है उसका नाम। आज वो जो मंगला कपूर जी है, जो आज हमारे विश्वविद्यालय में आए थे, राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो विधि विभाग यानी कि जो लॉ डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट दोनों ने मर्ज ये सेमिनार का आयोजित करवाया था। काफ़ी बच्चे थे, प्रोफेसर वगैरह थे भी थे, और बड़े बड़े प्रोफेसर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। एक वागेश्वरी पटेल नाम से थी एक मैम, वागेश्वरी देशवाल, सॉरी वागेश्वरी देशवाल थी। गूगल करना मिल जाएगी, बड़ी खूबसूरत मैम है वैसे तो खैर, लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज है उनको, और काफ़ी अच्छा सा उन्होंने समझाया, ऐसा है बिल्कुल। तो जो संघर्ष से साहस तक, मतलब ये स्टोरी थी कसम से। वो बता रहे थे कि 12-13 साल की उम्र में उन जब रात को सो रहे थे अपने घर में, तो उनके सच में चेहरे पे पता नहीं कौन जो था वो तेजाब डाल के चला गया चेहरे पे, पता नहीं क्या ही थी। उनकी जो आत्मकथा है वो अभी खरीदी है, उसको पढ़ा नहीं है। कभी मन रहा तो मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा उसको, या फिर मैं पढ़ूंगा तो शेयर करूंगा। तो 12-13 साल की उम्र में उनके चेहरे पे कोई तेजाब डाल गया। उनको पहले तो ये लगा कि पता नहीं कौन कौन गर्म पानी डाल गया, पता नहीं, रात को सोते सोते। ऊपर से ये रियल घटना बता रहे थे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर भी गिरा था, तो उन्होंने सोचा उसमें से कुछ गिरा है, ऐसा बिल्कुल। तो वो चिल्लाए। अब चिल्लाने का तो कैसे बता सकता हूँ मैं आपको, ये तो हम नॉर्मल चिल्लाना तो होता नहीं है, वही वाली बात है। तो फिर वही घर वाले हॉस्पिटल लेके गए, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने यातनाएं झेली, माता जी पिताजी ने किस हिसाब से संघर्ष किया है, हार नहीं मानी है। हर शब्द छोटा है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जो भी उस पीड़ा के लिए, उस दर्द के लिए जो भी संबोधन इस्तेमाल करूंगा, वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा है। वास्तव में जो उन्होंने झेला है वो वही ही जानते हैं, हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। और जो दूसरा तो सीरत उनकी आत्मकथा है, मैं उसे पूरी पढ़ूंगा फिर आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बाद हालांकि ऐसी बात नहीं, जब वो 12-13 साल की थी, 36 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए उनके चेहरे के, प्लास्टिक सर्जरी हुई 36 से ज़्यादा। और उसके बाद ठीक है, जीवन थोड़ा थोड़ा, क्या करे इंसान, जब जिंदा है, सांस ले रहा है, तो क्या मर तो नहीं सकता ना। वो जब इंसान, भगवान ने मारा ही नहीं है हमको, तो जीना तो पड़ेगा ही, सही ना। एक नाक तो उनकी काट दी गई थी, एक नाक और एक कान उनका काट दिया गया था डॉक्टर्स के द्वारा। उनको मतलब वो है ही नहीं, ठीक है। 36 से ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरियाँ उनकी हुई है। बहुत पैसा वगैरह जो भी था वो सब वही जानते कैसे मैनेज हुआ है, और किस प्रकार से डॉक्टरों ने कैसे क्या किया है, प्रशासन वगैरह किस हिसाब से है ना। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है अपनी आत्मकथा में। आज वो आए थे यूनिवर्सिटी में, तो खुद बकायदे सामने से बात की। और सबसे जो अहम किरदार निभाया है, पिक्चर बन रही है अभी, उस पर पिक्चर आने वाली है मुंबई से, ऐसी बात नहीं बता रहे, बोला बन गई है, एडिटिंग चल रही है। सबसे अहम किरदार निभाया कैलाश जी, ठीक है ना, कैलाश कपूर जी ने। कैलाश कपूर उनके सगे छोटे भाई हैं, जो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा छोटे थे। अभी तो अच्छी खासी उम्र है। मैंने आज फोटो खिंचवाया था उनके साथ, बढ़िया से गले लग के एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मैं डालूंगा उसको। और मेरे से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। हम साइड में बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक प्रकार से साइड हीरो है। उनको तो वो एक्चुअली में पूरी बॉडी है, तो वही ना, मंगला कपूर जी की जो बॉडी है वो है ही तो ना मंगला कपूर जी। अब तो सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो वो उनका चेहरा बन गया, मंगला कपूर एक नाम है, लेकिन पूरी बॉडी वही है। क्योंकि उस बंदे ने शादी भी नहीं की है, जीवन था। अभी तो खैर काफी बूढ़े हो चुके हैं वो भी, मंगला कपूर जी की भी ठीक ठाक उम्र है। बीएचयू से रिटायर्ड है मंगला कपूर जी। म्यूजिक में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर दी उन्होंने। उन्होंने बताया है कि म्यूजिक का हमारे जीवन में कितना असर होता है, संगीत की जो थेरेपी किस प्रकार से ऐसे काम करती है कि अच्छे से अच्छी बीमारी भी
सही हो जाती है, ऐसा है बिल्कुल। एक प्रोफेसर और थे जो एसएमएस में, डॉक्टर बिहर, बहुत 1963 में एमबीबीएस की है उन्होंने। वो भी आए थे और उन्होंने भी संबोधन दिया था, उन्होंने भी कुछ स्पीच दी है, बोला था उन्होंने भी। तो बता रहे थे कि पानी का भी कितना असर पड़ता है, पानी में भी आप नेगेटिव एनर्जी डाल सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हो। और खुद ये बता रहे थे मंगला कपूर जी कि मेरी नानी ने खुद ने कहा था भगवान से कि या तो इस लड़की को मार दो, ऐसा है बिल्कुल ही, या फिर इसकी आंखों की रोशनी दे दो, क्योंकि मेरी आंख की रोशनी चली गई थी, मेरी बिल्कुल ही चली गई थी। तो मेरी नानी जो है वो फलानी जगह गई थी, वहां से पानी लेके आई भगवान का और फूल लेके आए, उसको मेरी आंखों में लगाया। और ये सच्ची बता रही है, रियल घटना है कि मेरी आंखें आ चुकी है, आज मैं अच्छे से देख पाती हूँ। और सच बात है, ये वो बढ़िया से देख पाते हैं, सच बता रहा हूँ। तो और वही सेम बात जो वो थे, जो एसएमएस में प्रोफेसर है एमबीबीएस 1963 में की, उन्होंने भी बताया था कि किस प्रकार से पानी का कितना जलवा होता है। थेरेपी जो दूसरी चीजें, म्यूजिक का कितना जलवा होता है। म्यूजिक में एडमिशन ले लिया था बाद में इन्होंने, मंगला कपूर जी ने, और म्यूजिक के ही पीएचडी भी कर ली थी म्यूजिक में ही। और म्यूजिक के प्रोफेसर हैं बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में, सोच के देखो। कई बार हमको छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, या फिर छोटी मोटी जॉब नहीं मिलती है, या फिर कुछ छोटे छोटे जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में खैर कितनी बार इस चीज को देखा है, आपने भी खुद ने नोटिस किया होगा। कोई बहुत बड़ी चीज आपके लिए वेट कर रही होती है, कोई बहुत अच्छी चीज आपके लिए वेट कर रही होती है। आप आज का जो दुख है ना, आप उसको मत सोचो। आज के 5 साल पहले जो आपके लिए दुख था, जो आपको लगता था कि मैं दुखी हूँ उस चीज के लिए, आज अगर उस चीज के लिए रिग्रेट है ना, तो आज जो दुख है ना उसके लिए रिग्रेट करो। लेकिन 5 साल पहले जो दुख था, आज उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद सिचुएशन जैसी बनी होगी कि आप खुद को लगता होगा कि अरे अच्छा हुआ यार ये नहीं हुआ, वरना मुझे इस कंडीशन से गुजरना पड़ता। तो जब आज आपको उस 5 साल पहले वाले दुख के लिए रिग्रेट नहीं है, तो आज वाले दुख के लिए रिग्रेट मत करो, खुशी खुशी छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। भाई जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तू जैसा कर रहा है सब बेस्ट है, बिल्कुल ही तुझे ही संभालना है, खत्म बात। ये सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप करके देखो, बहुत ज्यादा इनका रियल लाइफ में आपको रिजल्ट निकल के आएगा सामने। क्योंकि जितना ज्यादा अगर आप हताश हो रहे हो, जितना ज्यादा अगर आप परेशान हो रहे हो ना, समझ लो कि आप पे स्पेशल नजर है भगवान की, और वो आपको स्पेशली मतलब ट्रीटमेंट दे रहा है, स्पेशली आपको ट्रीट कर रहा है वो, ये मान के चलो, ये फैक्ट बात है। ठीक है ना। तो कैलाश जी का फोटो मैं डालूंगा बिल्कुल ही, उनसे मैंने बात की कि कैसे वो बता रहे थे कि यार कि कैसे इनकी मेरी सगी बहन है, लेकिन मैंने मतलब क्या क्या नहीं किया, उनके मेरे सामने सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बता रहे थे, जब मैंने खुद ने हाथ में पकड़ा हुआ था हम दोनों ने एक दूसरे का बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और उनके रोंगटे खड़े हो गए, बता रहे थे जब पूरी बात ऐसा वैसा। क्योंकि सब तो वही मंगला जी के साथ फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, उनके साथ ऑटोग्राफ ले रहे थे। मैंने तो किसी बुक भी मेरे तो किसी और ने ले ली थी यूनिवर्सिटी में, मतलब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, बुक किसी और ने ले ली, उसी ने ऑटोग्राफ भी ले लिया, ऑटोग्राफ भी मिल गया है, ऑटोग्राफ भी ले लिया। फिर मैंने वो बुक किसी जिसने ली थी उसने मुझे दी, और उससे फिर मैंने इनके भी, कैलाश जी के भी सिग्नेचर किया। हम साइड में बैठे हुए थे, नंबर वंबर भी एक्सचेंज किए, बातचीत करी, और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर बाद में लास्ट में आ चुके थे हम। यही था, बाकी तो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम। जो हम शुक्ल जी पढ़ रहे थे, रशिका जी आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी, जो कि आज मैं अपना अनुभव बता रहा था कि यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हुआ था आज इसका। तो ठीक है, पर शुक्ल जी वाली पुस्तक पढ़ रहे थे। शुक्ल जी में जो गद्य साहित्य थे वो लगभग अब समाप्ति के ओर था, जिसमें प्रकरण 5 जो हम पढ़ रहे थे, प्रकरण 5 में हम पढ़ रहे थे कि तृतीय उत्थान में किस प्रकार से साहित्य लिखा गया था, गद्य साहित्य, उसमें छोटी कहानियां, उपन्यास और निबंध नाटक, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था, किस प्रकार से उनमें निरंतरता है ना। तो हम नाटक वाला जो टॉपिक कर रहे थे, उसमें शुक्ल जी ने प्रसाद जी के नाटक, प्रेमी के नाटक, यानी कि हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटकों पर, ठीक है ना, बात की थी। और जो ये टॉपिक हमारा बीच में रह गया था, जिसको हम शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना था, कि प्रसाद और प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक है, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। स्कंदगुप्त के और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। आजकल के मजहबों दंगों का स्वप्न भी स्कंदगुप्त में देख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रेमी के शिवा साधना जो नाटक है ना, उसमें भी शिवाजी कहते हैं, अब शिवा साधना है इंपॉर्टेंट है, शिव जी संबंधित नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब वो छत्रपति शिवाजी संबंधित है, थोड़ा लिख लेना है इसको, क्योंकि ये नाटक दिया हुआ है स्पेशली शुक्ल जी की पुस्तक में। तो शिवाजी कहते हैं कि मेरे शेष जीवन की एकमात्र साधना होगी भारतवर्ष, भारतवर्ष को, क्या लिखा हुआ है ये, भारतवर्ष को स्वतंत्र करना, दरिद्रता की जड़ खोदना, ऊंच नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक असहिष्णुता का अंत करना, राजनैतिक और सामाजिक दोनों प्रकार की क्रांति करना। हम समझते हैं कि ऐतिहासिक नाटक में किसी पात्र से आधुनिक भावनाओं की व्यंजना, किस काल का वह नाटक हो, उस काल की भाषा पद्धति और विचार पद्धति के अनुसार करवानी चाहिए।
क्रांति ऐसे शब्दों द्वारा नहीं है, है ना। प्रेम जी के रक्षाबंधन में मेवाड़ की महारानी करमवती या कर्मावती को हुमायूं को राखी भेजकर कहना और हुमायूं को गुजरात के मुसलमान बहादुर शाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, ये कथा वस्तु ही हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति सूचित सूचित करती है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुगलों की बात का विरोध करता हुआ हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है, वो हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की एक स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने आया है। विवाह संबंध मोक्ष, बहुत बढ़िया एक प्रश्न इस बार यूजीसी नेट भी आया था ना, कि मोक्ष क्या था इसमें, है ना, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। वर्तमान राजनीति के अभिनय का पूर्ण परिचय प्राप्त कर सेठ गोविंद दास ने इधर साहित्य के अभिनय क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। उन्होंने 3 अच्छे नाटक लिखे हैं। रक्तव्य में राम और कृष्ण दोनों के चरित्र नाटक के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों खंड करके रखे गए हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जिनका उद्देश्य है कर्तव्य के विकास की 2 भूमियां दिखाना। नाटककार के विवेचन अनुसार मर्यादा पालम प्रथम भूमि है, जो पूर्वार्ध में राम द्वारा पूर्णता को पहुंचती है। लोकहित की व्यापक दृष्टि से आवश्यकता अनुसार नियम और मर्यादा का उल्लंघन करके उसके आगे की भूमि है। तो नाटक के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण ने अपने चरित्र द्वारा, जैसे जरासंध के सामने लड़ाई का मैदान छोड़कर भागना, प्रदर्शित की है। वास्तव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 अलग अलग नाटक हैं, पर नाटककार ने अपने कौशल से कर्तव्य विकास की सुंदर उद्भावना द्वारा दोनों के बीच पूर्वापर संबंध स्थापित कर दिया है। यह भी एक प्रकार का कौशल है, इसे ऊटक नाटक न समझना चाहिए। सेठ जी का द्वारा इसे ऊटक नाटक न समझना चाहिए। सेठ जी का दूसरा नाटक हर्ष ऐतिहासिक है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन, माधवगुप्त और शशांक आदि पात्र दिए गए हैं। इन दोनों नाटकों में प्राचीन वेशभूषा, वास्तुकला इत्यादि का ध्यान रखा गया है। कभी ये नाटक पूछे गएंगे तो ये युग्म के रूप में या फिर मिलान करने के लिए पूछे जाएंगे, सीधा मुझे नहीं लगता इनका कोई अर्थ निकलेगा पूछने का। प्रकाश जी वो ठीक है, प्रकाश नाटक के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण है। यद्यपि इन तीनों नाटकों के वस्तु विन्यास और कथोपकथन में विशेष रूप से आकर्षित करने वाला अनूठापन नहीं है, पर इनकी रचना बहुत ठिकाने की है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी अच्छे नाटककार है। उनका वरमाला जो नाटक है ना, जो मार्कंडेय पुराण की कथा को लेकर बनाया गया है, बड़ी निपुणता के साथ लिखा गया है। मेवाड़ की पन्ना नामक धाई के अलौकिक त्याग का इतिहास, व्रत लेकर राजमुकुट की रचना हुई है। अंगूर की बेटी, जो कि फारसी शब्द का अनुवाद है, मध्य के दुष्परिणाम का नाटक है। और आपको पता है गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी ही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, और यकीन कीजिए आगे भी यही पूछा जाएगा, तो आपको यही याद करना है बस, ठीक है ना, अंगूर की बेटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर की मेवाड़ की पन्ना नामक धाई के अलौकिक त्याग का। वैसे आपको कथा पता होगी, मेवाड़ एक प्रकार से चित्तौड़ को हम बोलते थे, चित्तौड़ वाला एरिया जो था, तो उदय सिंह जी जो कि वीर शिरोमणि या फिर जिसे कहते हैं ना महाराणा प्रताप, है ना, उनके पिताजी थे उदय सिंह जी, जो कि बहुत छोटे से थे, जो लगभग पैदा हुए थे उस टाइम पे। और पन्ना धाई जो थी, पन्ना धाई जी का पैनोरमा भी बनाया हुआ है अभी, बिल्कुल ही बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो बनवीर जो था ना उस टाइम पे डिस्प्यूट कर गया था, और वो बेईमानी करके यहाँ पे उदय सिंह को मारने आया था, ताकि वो यहाँ पर राज्य कर सके उदय सिंह को। लेकिन पन्ना धाई ने जो अपना पुत्र है चंदन, जो कि बहुत छोटा ही था, उदय सिंह के समान ही बहुत ज्यादा छोटा था, नन्हा बालक था, उसको उसकी जगह लेटा दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, बनवीर ने आके उसकी निर्मम हत्या कर दी, छोटे से बालक। ये रियल स्टोरी है ये। और उदय सिंह को लेकर पन्नाधाई चली गई थी, बहुत अच्छे से लालन पोषण किया, और वहां पे जहाँ इनके नाना वगैरह थे वहां पे, बाद में उदय सिंह जब बड़े होते हैं और इनके साथी 1-2 और होते हैं, ये सब मिलकर फिर बनवीर से बदला लेते हैं, फिर ऐसा अच्छा खासा। इनके फिर जो पुत्र होता है वो होते हैं महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के जो पुत्र होते हैं उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह बहुत बड़े योद्धा थे, वास्तव में बता रहा हूँ मैं आपको। पर वही वाली बात है ना कि बड़े बड़े बरगद की छाव में छोटे पेड़ जो है नहीं पनप पाते हैं, उसी प्रकार जब महाराणा प्रताप जैसे बड़ा नाम होगा तो अमर सिंह जी का उतना नाम कैसे होगा। परंतु वो उतने ही शानदार, उतने ही बड़े योद्धा थे। कहा जाता है कि अमर सिंह जी के पुत्र जो राजा कर्ण सिंह है ना, उन्होंने जहांगीर के पुत्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करके वापस हिंदू मुगल को एक करना चाहा था। और ये तो बूढ़े हो गए थे अमर सिंह जी तब तक, तो ये भी युद्ध करते रहे, अपने आन बान शान स्वाभिमान के लिए अपने पिता के तरह ये भी मतलब अड़े रहे थे बिल्कुल ही। तब
करण सिंह ने, जो इनके पिता पुत्र है करण, और जो उधर अकबर के या फिर जो आगे जहांगीर के पुत्र वगैरह हैं, इनमें अच्छी खासी दोस्ती थी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक था माहौल। तो इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि करनी चाहिए थी। तो बताते हैं कि अमर सिंह जी का 5 साल 6 साल का लास्ट में जो जीवन बचा था, उसके बाद बोला कि ठीक है मैं राजपाट, तो उसके था ही नहीं, करण सिंह के हाथ में था। बोला कि ठीक है, पर मैं, क्योंकि सबका दबाव था ना सरदारों का वगैरह का, बहुत बूढ़े हो गए थे, इनकी चलती नहीं थी। बोला यार मेरे बाप ने और मैंने जिंदगी भर लगा दी कि अपने स्वाभिमान के लिए इनसे बात नहीं करी, अब तुम आ गए तो क्या कर सकते हैं। बट वो संधि हुई, और बताते हैं वो उस रूम से बाहर निकले ही नहीं है, मतलब 5 6 साल तक, उनकी डेथ भी उसी रूम में ही हो गई अमर सिंह जी की, बट वो बाहर नहीं निकले थे ऐसा बिल्कुल। फिर जो भी ये रियल गाथा है और ये रियल बातें हैं, मतलब स्वाभिमान की, और इधर से आज़ादी के लिए किस प्रकार से अपने आप को मतलब मन मिटा देना। ठीक है। तभी तो फिर वो शिव नारायण पांडे जो है, वो श्याम नारायण पांडे जिन्होंने महाराणा प्रताप लिखा है, जिन्होंने, है ना, वो इसीलिए लिखा था कि उस समय डिमांड थी पूरे हिंदुस्तान को ऐसी गाथाओं को पेश करने की कि इनसे पता चले कि देखो स्वाभिमान और आज़ादी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना। वो सारी चीजें हैं कुछ हल्के ढंग के नाटकों में, जिनमें से बहुत साधारण पढ़े लिखे लोगों का भी कुछ मनोरंजन हो सकता है। स्वर्गीय पंडित बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती, तुलसीदास उल्लेख योग्य है। जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं समझा दूंगा, अभी आप पढ़ लीजिए बस। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले में जीपी श्रीवास्तव, आपको पता है ही सही, ने मोलियर के फारसी नाटकों का अनुवाद किया था। मर्दानी औरत, गड़बड़ झाला, नोक झोंक, दुमदार आदमी इत्यादि बहुत से छोटे मोटे प्रहसन लिखे गए, पर वे परिष्कृत रुचि से लोगों को हंसाने में समर्थ नहीं थे। उलटफेर औरों के अच्छे ढर्रे का कहा जा सकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली पंक्तियां हैं ये, ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति और कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं जो सामने रखी हैं, यूरोप में प्रवर्तित यथा तथ्यवाद का वो खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। नर प्रकृति, कितनी बढ़िया बात इन्होंने आज कही है। आज जब वो दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर आई थी, उन मैम का नाम क्या बताया मैंने, वागेश्वरी देशवाल, है ना, वो बता रही थी, वो सब सभी प्रकार के मुद्दों पर बात कर रही थी, वो डाउरी से रिलेटेड। और जो लाड कुमारी जैन है ना, जो अध्यक्ष है शायद महिला आयोग की है राजस्थान में, है ना, वो सदस्य या महिला आयोग की जो भी है, वो भी थे वहाँ पे उपस्थित। तो बता रहे थे किस प्रकार से शोषण किया जाता है। और अभी जो है जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है कि विक्टिम जो है कोई भी हो सकता है, पुरुष के साथ भी हादसा हो सकता है, महिला के साथ भी। ऐसा रियल है कि ठीक है महिला के साथ बहुत ज्यादा होता है, पर पुरुष के साथ भी। तो ये देखो यहाँ पे बताया ना अभी कि जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता के पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। अर्थात कि जब एक इंसान जब दारू पिया हुआ रहता है या फिर परेशान होता है, तो किसी लड़की पे, किसी महिला पे, अपनी बहन पे क्यों गुस्सा कर लेता है, जबकि उसी दारू पिए हुए नशे में वो, या फिर उसी गुस्से में वो पुलिस वाले के सामने कर चल जाए, तो उसकी औकात नहीं होती कि वो कुछ बोल भी पाए। अर्थात उसको होश तो होता है इतना तो कि किसके सामने कैसे बोलना है, उसकी इतना तो विवेक काम करता ही है। अर्थात इस चीज को हम इससे नहीं ढक सकते हैं, अरे वो गुस्से में था, अरे वो तो दारू पी रखी थी इसलिए ऐसा कर दिया। नहीं, गलत मतलब गलत होता है। इन सब चीजों पर उन्होंने बात की थी, और एक दो मूवीज का भी एग्जाम्पल दिया था। खैर ये वैसे नाटक थे जो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखे थे, तो ये शुक्ल जी ने लिखी हुई पंक्तियां हैं, तो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। ऐसे नाटकों का उद्देश्य होता है समाज अधिकतर जैसा है वैसा ही सामने रखना, उसके भीतर की नाना विषमताओं से उत्पन्न प्रश्नों का जीता जागता रूप खड़ा करना, तथा यद्यपि संभव हो तो समाधान के रूप का विकास देना। लोक के बीच कभी कभी जो उच्च भावों के कुछ दृष्टांत दिखाई पड़ जाया करते हैं, उन पर कल्पना का झूठा रंग चढ़ाकर धोखे की टांटियां खड़ी करना और बहुत ही फालतू भावुकता जगाना अब बंद होना चाहिए। यही उपयुक्त यथा तथ्यवाद के अनुयायियों का कहना है। यूरोप में कला और सौंदर्य की बड़ी पुकार मची और कुछ कलाकार, कवि और लेखक अपना ये काम समझने लगे कि जगत के सुंदर पक्ष से सामग्री चुन चुनकर एक काल्पनिक सौंदर्य सृष्टि खड़ी करें और उसका मधुपान करके झूमा करें। तब इसकी घोर प्रतिक्रिया वहां आवश्यक थी, और यहाँ भी सौंदर्यवाद और कलावाद का हिंदी में खासा चलन होने के कारण अब आवश्यक हो गई है। जब कोई बात हद के बाहर जाकर भी उबाने और विरक्ति उत्पन्न करने लगती है, तब साहित्य के क्षेत्र में प्रतिक्रिया अपेक्षित होती है। यूरोप के साहित्य क्षेत्र में एकांगदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि किसी न किसी हद पर जाकर कोई न कोई वाद बराबर खड़ा होता रहता है और आगे बढ़ चलता है, जिसके थोड़े ही दिनों पीछे वेग से उसकी प्रक्रिया होती है, जिसकी धारा दूसरी हद की ओर बढ़ती है। अतः यूरोप में किसी वाद को लेकर चिल्लाने वाले को यह समझ रखना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा वाद भी पीछे लगा आ रहा है।
ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है स्वच्छंदतावाद है तो स्वच्छंदतावाद का उल्टा ही आया ना बाद में, जब क्लासिकवाद आया, नव्य शास्त्रवाद आया, इलियट जो सिद्धांत लेके आए थे। और कोई भी चीज होती है उसके पतन जरूर होता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल का भी एक टाइम पे नेगेटिव टाइम आता है, चाहे वो भक्ति काल जैसा स्वर्ण काल ही क्यों ना हो। प्रतिक्रिया के रूप में निकली हुई साहित्य की शाखाएं प्रतिक्रिया का रोष ठंडा होने पर धीरे धीरे पलटकर मध्यम पथ पर आ जाती है। कुछ दिनों तक वो केवल चिड़ाती सी जान पड़ती है, पीछे शांत भाव से सामंजस्य के साथ चलती है। भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते ही नहीं है। हाँ, यदि व्याधि के रूप में फील पाउंड के तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम जरूरी है। नाटक का जो नया स्वरूप हमको लक्ष्मी नारायण जी यूरोप से लाते हुए मिले थे, उसमें काव्यत्व का अवश्य भरसक नहीं आने पाया था। उनके नाटकों में न चित्रमयता थी, न भावुकता से लदे भाषण है, न गीत या कविताएं थी। खरी भरी बात कहने का जोश कहीं कहीं जरूर था। इस प्रकार उनके नाटकों की बात करें तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। मुक्ति का रहस्य, सिंदूर का होली, राक्षस का मंदिर, आधी रात, अशोक है, ऐसे और भी नाटक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। समाज के कुत्सित, विभत्स और पाखंड पूर्ण अंशों के चटकीले दृश्य दिखाने के लिए, ये देखो मैं कह रहा था आपसे वही बात है, कुत्सित और विभत्स घोर यथार्थवाद। पांडे बेतन सभा उग्रन ने छोटे छोटे नाटकों या प्रहसनों का भी काम लिया है। चुंबन और चार बेचारे इसलिए लिखे गए हैं, महात्मा ईसा के फेर में वे, तो महात्मा ईसा के फेर में तो वो नहा के ही पड़े है ना। यार अब इनकी रचनाएं वगैरह काम करना हमारा काम नहीं है, ये तो हमारे लिए जो गाइड वगैरह है, जो अच्छी पुस्तकें, नगेंद्र वाली पुस्तक हो गई, सरस्वती पांडे हो गई, वहां से करेंगे ना। हम शुक्ल जी पढ़ेंगे, नगेंद्र जी पढ़ेंगे तो प्रवृत्तियां याद करेंगे, विशेषतः उस कालखंड को समझेंगे, उसके पीछे लिखे गए साहित्य के मर्म को समझेंगे, है ना। रचनाएं तो हम कहीं से भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित उदय शंकर भट्ट जी ने जो पंजाब में बहुत अच्छी साहित्य सेवा कर रहे हैं, तक्षशिला, राका, मानसी, ठीक है ना। पंडित उदय शंकर भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जब काव्य खंड पढ़ेंगे तब इन्हीं के नाम पे हम खत्म करेंगे यहाँ पर। तो जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, मानसी आदि के अच्छे काव्यों के अतिरिक्त, अर्थात ये काव्य हैं मानसी। अब क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, और सामने युग्म दिया होता है मानसी और सामने दिया होता है उदय शंकर भट्ट युग्म के तौर पर, और नीचे कुछ रचनाएं और दी हुई होती है, ये रचनाएं दे रखी है। अब बच्चा सोचता है यार मानसी मानसी तो मैंने रामनरेश त्रिपाठी का पढ़ा हुआ है ना, तो वो गलत कर देता है। तो ये सही है, शुक्ल जी ने जब बात ही यही खत्म करी है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जब हम काव्य खंड पढ़ेंगे ना जब खत्म करेंगे, यहीं पे खत्म हो रहा है उनका इतिहास। तो मानसी को हमको याद रखना है कि उदय शंकर भट्ट ने भी काव्य रचना लिखी है। मिलन, पथक, मानसी, ये रामनरेश त्रिपाठी की अलग रचना है ये, परंतु उदय शंकर भट्ट जी ने भी एक मानसी नाम की एक रचना लिखी है, लिख लेना इसको, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना, काव्य रचनाओं में। तो ये काव्य तो लिखे ही हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। दाहर या सिंध पतन तथा विक्रमादित्य इनका इंपोर्टेंट नाटक है, ऐतिहासिक है, विक्रमादित्य कर लो आप। हाल ही में कमला नाम का एक सामाजिक नाटक भी लिखा था इन्होंने, जिसमें किसान आंदोलन और सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। 10,000 नाम से एक एकांकी भी है, इंपोर्टेंट लगा लो, 10,000, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट, ठीक है। भट्ट जी का कला का पूर्ण विकास पौराणिक नाटकों में दिखाई पड़ता है। पौराणिक क्षेत्र के विकास से वे एक ऐसे पात्र ढूंढ कर लाए हैं जिसमें चारों ओर जीवन की रहस्यमय विषमताएं बड़ी गहरी छाया डालती हुई सामने आती है। ऐसी विषमताओं जो वर्तमान समाज को शुद्ध करती रहती है। अम्बा कितनी बार पूछा गया नाटक है, सीधा सीधा पूछता है अम्बा नाटक के लेखक कौन है। अम्बा नाटक के लेखक है अपने उदय 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 शंकर भट्ट। नाटक में भीष्म द्वारा हारी हुई है जो कथा मिलती है ना महाभारत कथा में, किस प्रकार से भीष्म जो है, पितामह भीष्म, भीष्म कहानी नहीं, भीष्म पितामह जो होते हैं वो अम्बा से, मतलब अपने पुत्रों के लिए खुद युद्ध करने चल जाते हैं। ये वही वाली बात हो गई कि जो आओ कि स्वयंवर में, और क्या बोलते हैं, चिड़िया की आंख को बिदो और मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन मैं कहूंगा कि ना भाई, मैं तो बिद तो दूंगा, लेकिन मैं अपने भाई की करवाऊंगा, मैं अपने बेटे की करवाऊंगा। ये कहाँ का लॉजिक हुआ भाई। लड़की जो है वो तो आप में देख रही है ना योग्यता, फिर जो भी है इसका अलग ही था। तो हालांकि किसी और से प्रेम भी करती थी, ऐसा है बिल्कुल, बहुत सारी कथाएं मिलती है अलग अलग। अम्बा नाटक में फिर श्राप वगैरह भी देती है। अम्बा नाटक में भीष्म द्वारा हारी हुई अम्बा की जन्मांतर व्यापिनी प्रतिकार वासना के अतिरिक्त स्त्री पुरुष संबंध की वो विषमता भी सामने आती है जो आजकल के महिला आंदोलन की तह में है। मत्स्य गंधा, सॉरी मत्स्य गंधा नहीं होता है ये, मैं फिर बता रहा हूँ, मत्स्य गंधा होता है ये, मत्स्य, मत्स्य अपन बोल देते हैं लेकिन वो मत्स्य होता है, मत्स्य, ठीक है ना। वो पंचमकार पढ़ते हैं ना अपन, मत्स्य, मदिरा, मद्य, मैथुन और मांस, तुम सिद्ध साहित्य में पढ़ते हैं।
मत्स्यगंधा एक भाव नाट्य या पद्यबद्ध नाटक है। उसमें जीवन का वो रूप सामने आता है जो ऊपर से सुखपूर्ण दिखाई पड़ता है, पर उसके भीतर न जाने कितनी उमंगों और मधुर कामनाओं के ध्वंस की विषाद धारा यहाँ से वहां तक छिपी मिलती है। विश्वामित्र भी इसी ढंग का एक सुंदर नाटक है। चौथा नाटक है सगर विजय, भी उत्तम है। पौराणिक सामग्री का जैसा सुंदर उपयोग भट्ट जी ने किया है वैसा कम ही देखने को मिलता है। ऐतिहासिक नाटक रचना में जो स्थान प्रसाद जी का और प्रेमी जी का है, पौराणिक नाटकों में वही स्थान भट्ट जी का है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से लेकर अंत तक का व्रत व्रत जो है प्रताप प्रतिज्ञा नाटक की रचना की है। स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी के प्रताप नाटक का आरंभ मान सिंह के अपमान से होता है, जो नाट्य कला की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। परिस्थितियों को प्रधानता देने में भी मिलिंद जी का चुनाव उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऐतिहासिक त्रुटियां भी है। चतुर्सेन शास्त्री श्री या आचार्य जी कहते हैं, ने उपन्यास और कहानियां तो लिखी, ये नाटक की ओर भी अपना हाथ बढ़ाया है। अमर राठौड़ सीधा सीधा पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट लगा लो, अब सीधा पूछता है इसको, मतलब युग्म के रूप में, मिलान के रूप में अमर राठौड़। उत्सर्ग छोड़ दो भले, ऐतिहासिक नाटकों में कथा वस्तु को अपने अनुकूल गढ़ने की निपुणता दिखाई है, पर अधिक ठीक ठोक पीट के कारण कहीं कहीं पर ऐतिहासिकता और कहीं कहीं घटनाओं की महत्ता भी झड़ गई है। अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रा नंदन पंत ने कवि कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना देख लो आप, शुद्ध अशुद्ध जब वर्तने वाले शब्द पूछे जाते हैं, वहां ज्योत्सना का प्रश्न न पूछा जाए तो एग्जाम अधूरा रहता है। ठीक है ना। देखो सेवा में अगर कुछ काम हो अगर आपको तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग आप देख लेना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर 8:30 बजे 9 बजे हम जब क्लासेस शुरू करेंगे ना, तब फिर से आप जुड़ जाना जब, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्योत्सना नाम के, है ना, एक रूपक लिखा गया है, पर शैली का रूपक जो है ये मेरे ही ऐसा लिखा हुआ है या आपकी वाली बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, पढ़ के बताना। शैली का चतुमजीम ने नद न कद आधि दैविक शासन से मुक्ति, पर शैली का रूपक, इसके बाद क्या लिखा हुआ है बताना एक बार मुझे, अपनी बुक में देखता हूँ एक बार, ओरिजिनल बुक में। ठीक है, मुझे मिल गया है यहाँ पे ये। अच्छा, ये एक्चुअली में इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए, और उन्होंने क्या किया है इसको टाइप पीडीएफ में, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोमीथियस अनबाउंड, ओके ओके, पर शैली का जो रूपक है वो प्रोमीथियस अनबाउंड तो आधि दैविक शासन से मुक्ति और जगत के स्वतंत्रता का एक समन्वित प्रसंग लेकर चला है। ठीक है, समन्वित प्रसंग लेकर चला है, और उसमें पृथ्वी वायु आदि आदि भौतिक देवता अपने निज के रूप में आए हैं, किंतु ज्योत्सना बहुत दूर तक केवल सौंदर्य चयन करने वाली कल्पना, मनुष्य के सुख विलास की भावना के अनुकूल चमकती उषा, सुरभित समीर, चटकती कलियां, कलरव करते विहंग आदि को अभिनय के लिए मनुष्य के रंगमंच पर जुटाने में प्रवृत्त है। उसके उपरांत आजकल की हवा में उड़ती हुई कुछ लोक समस्याओं पर कथोपकथन है। सब मिलाकर क्या है ये नहीं कहा जा सकता है। श्री कैलाशनाथ भटनागर का भीम प्रतिज्ञा भी विद्यार्थियों के योग्य अच्छा नाटक है। ठीक है, एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ हो चुका है और कहा जा चुका है कि जिस प्रकार पहले पहल, ठीक है ना, अभी कितना बचा हुआ है, बस हाँ लगभग आधा एक पेज और बचा है, उसके बाद समालोचना काव्य मीमांसा शुरू करेंगे हम। एकांकी नाटक का उल्लेख आरंभ में हो चुका है और ये कहा जा चुका है कि किस प्रकार से पहले पहल दो एक व्यक्ति उसे भारतीय नाट्य साहित्य में एक अश्रुत पूर्व वस्तु समझते हुए लेकर आए हैं। अब इधर हिंदी के कई अच्छे कवियों और नाटककारों ने भी कुछ एकांकी लिखे हैं, जिनका एक अच्छा संग्रह आधुनिक एकांकी नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसके अंदर सुदर्शन की, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर उपेंद्रनाथ अश्क की, भगवती चरण वर्मा की, धर्म प्रकाश आनंद, उदयशंकर भट्ट के क्रमशः इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना। ठीक है, एकांकी वाले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे। पहली बात तो जो है ये इतने कवियों का किस नाम से प्रकाशित हुआ है, ये आधुनिक एकांकी नाटक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आधुनिक एकांकी नाटक, पहली बात तो इस नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रश्न आ जाएगा कि आधुनिक एकांकी नाटक नाम से जो पुस्तक है इसमें किसका नाम नहीं है। सुदर्शन एक अच्छे एकांकीकार है, राम कुमार वर्मा का तो बड़ा नाम है, भुवनेश्वर के बिना तो एकांकी को हम पढ़ ही नहीं सकते, भगवती चरण वर्मा को भी याद रखना है, उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है ना, तो इन चारों पांचों से हटा के कोई ऐसा नाम दे देंगे वो जो आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने भी, इनकी ही ऊपर इसमें एकांकियां हैं। तो देखो सुदर्शन की जो एकांकी उसका नाम है राजपूत की हार,
ठीक है, राजपूत की हार, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ये एग्जाम में आई हुई है, मैंने देखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भुवनेश्वर की एकांकी हो जाएगी 10 मिनट, ये हो जाएगी भुवनेश्वर की। उपेंद्रनाथ अश्क की हो जाएगी अपने, सॉरी 10 मिनट जो है वो है रामकुमार वर्मा की, माफी चाहूंगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगा लक्ष्मी का स्वागत तो उपेंद्रनाथ अश्क की है, फिर भुवनेश्वर की स्ट्राइक कैसे हो सकती है। हाँ सॉरी, सुदर्शन की राजपूत की हार, सुदर्शन की जो है एकांकी राजपूत की हार। रामकुमार वर्मा जो है 10 मिनट के लिए वेट करवाते हैं, रामकुमार वर्मा की हो जाएगी 10 मिनट। भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर क्या करते हैं, भुवनेश्वर नाम की जगह वहां पे स्ट्राइक करते हैं, मान लेते हैं अपने यहाँ पर भुवनेश्वर जगह भी है ना, भुवनेश्वर स्ट्राइक, या फिर भुवनेश्वर जो खिलाड़ी भी है उसकी स्ट्राइक रेट बहुत कम है। लक्ष्मी का स्वागत करते हैं तो क्या होता है, अश्क आ जाते हैं, अश्क है ना, लक्ष्मी का स्वागत, वैसे तो लिखा भी हुआ है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। भगवती चरण वर्मा जो है, बहुत इतना बड़ा नाम है तो उसकी तो एकांकी होगी ना, सबसे बड़ा आदमी, जब नाम ही इतना बड़ा है तो एकांकी भी उन्हीं की होगी। धर्म प्रकाश आनंद की 3 छोड़ दीजिए आप। उदय शंकर भट्ट की हो जाएगी 10,000, मैंने पहले भी इंपोर्टेंट लगवाई थी आपसे ये, 10,000 जो है उदय शंकर भट्ट की एकांकी। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, इसमें से कोई भी ऐसी एकांकी नहीं है जो नहीं पूछी गई है। थोड़ा बहुत अगर मुझे दिन का याद नहीं आ रहा कि धर्म प्रकाश आनंद की पूछी गई है क्या, बाकी सबकी पूछी गई है ना, किसी न किसी तरीके से, सीधा युग्म बनाकर मिलान करने के रूप में, किसी भी तरीके से, पर सबकी पूछी गई है एकांकियां। आगे हम बात करते हैं हिंदी के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उपन्यासकारों ने भी, जैसे बाबू मैथिलीशरण गुप्त, वियोगी हरि जी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, विश्वम्बर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन ने नाटक की ओर हाथ बढ़ाया, पर उनका मुख्य स्थान कवियों और उपन्यासकारों के बीच में ही रहा है। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के पुराने नाटकों में से भास के स्वप्नवास दस्ता, ठीक है, भास का जो नाटक है स्वप्नवास दत्ता, और पंचरात्रा, मध्यम व्यायोग, प्रतिज्ञा योग, योगंधारायण, इंपोर्टेंट नहीं है मैं बता दूंगा बिल्कुल ही, प्रतिमा, इनका अनुवाद किए गए हैं, दिग्नाथ अनुवाद भी हुए हैं, तो ये काम का नहीं है, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। देखो जर्मन कवि गेटे के प्रसिद्ध नाटक फाउस्ट का अच्छा अनुवाद किया था भोलानाथ शर्मा एमए ने, ये भी काम का अपना नहीं है। निबंध हम पढ़ेंगे, अब निबंध वाला जो है, तृतीय उत्थान में निबंध की क्या स्थिति रही है, कि विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, एक ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धियों के रूप में जान पड़े, जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम भी हमारे सामने आ रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कह रहे हैं ना, कि विश्वविद्यालय के लिए समीक्षा के हिसाब से किसी रचना का वो बताने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, बड़े बड़े लेखक अपना पॉइंट ऑफ व्यू निबंध के माध्यम से ही तो रखते हैं ना, तो जितना ज्यादा विचारधारा पाठक और मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धता के रूप में जान पड़े, तो जितनी इसकी आवश्यकता है ना उतना ही कम हमारे सामने आ रहा है। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी थी, प्राय वही स्थिति इस काल में भी है। अर्थ, वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध में क्यों नहीं देखने में आ रहा है ना, ये उसका बहुत ही उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में, तभी तो शुक्ल जी ने गद्य और आलोचना भर भर के लिखी है, निबंध और आलोचना। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में मिली है। पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम, ठीक है, को देखकर कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सके, निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहां तक रहती थी। पीछे श्री रतन चतुर्सेन शास्त्री जी के अंतस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इसी प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए। बाद में रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए हुए, जिसे भावनात्मक गद्य का चलन हुआ, विशेषतः अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्मा समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दंड व्यवहार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड शाह, ठीक है ना, नाम से जो प्रसिद्ध भक्त हुए थे, उन्होंने दूल्हे रूप में
धूले रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है कि यद्यपि वह कई बार मेरे भीतर आए। ईश्वर के बारे में बता रहे हैं बर्नार्ड साहब कि यद्यपि वो मेरे भीतर कई बार आए पर मैंने न जाना कि वे कब आए, है ना। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का भी स्मरण भी मुझे है, वे आने वाले हैं इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से हो चुका होता है। वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे चला ही नहीं, है ना। इसी प्रकार उस परोक्ष आलम्बन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई है ना। हिंदी में वे इसी ढंग की रचनाएं हुई है जिसमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद पूछी गई है। वियोगी हरि जी की रचनाएं ये जो भी है, ठीक है ना। और देख लेना, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना अंतर्नाद को, है ना। मैं तब तक एक लिरिक्स निकाल रहा हूँ, मिल गया मुझे। हम्म। हाल ही में श्री भंवर लाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी है जिसके भूमिका लेखक है भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध सुनीति कुमार चटर्जी। पहली बात, उस दिन मैंने ग्रुप पे भी डाला था, सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो कितने लोगों को मानना है कि महिला है। ये मैं तो महिला समझता था, अभी कुछ दिनों पहले मुझे क्लियर हुआ है कि ये पुरुष है। सुनीति कुमार चटर्जी जो है पुरुष है। तो आई थिंक जिनको को पता था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको नहीं पता था कि ये पुरुष थे महिला थी वो बताना मुझे, क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है ना, महिला नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी भाषाविद थे। यह तो हुई आध्यात्मिक और सांप्रदायिक क्षेत्र के ग्रहित लाक्षणिक भावुकता जो बहुत कुछ अभिनीत तथा अनुकृत होती है, अर्थात बहुत कम दिशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक क्षेत्र के भीतर भी लौकिक क्षेत्र को लेकर भी मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं, जिनमें चित्र विधान कम और कसक तीस वेदना अधिक रहती है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृतिस्थ भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात यह है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमयी भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिन्ह सामने पाकर प्रतिभिज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य काल के कभी मधुर भव्य जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद नैराश्य बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र पर इनकी भावनात्मक प्रबंधों की शैली बहुत मार्मिक और अनूठी है। बिल्कुल काम का नहीं है, जो काम का होगा मैं आपको स्पष्ट समझाऊंगा कि गद्य साहित्य में भावनात्मक और काव्यात्मक गद्य का विशेष स्थान है। तब तक मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ जो ऊपर उन्होंने कहा था ना कि भगवान मुझे महसूस होते हैं। तो एक पंक्तियां थी बहुत सारी जो है ना कि यजुर्वेद की पंक्तियां हैं। पहले तो कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित्य अन्याय, है ना। गा के पढ़ते हैं इसको, तो बहुत बढ़िया पढ़ते हैं लोग, है ना। क्यों सूर्य समान तेजस्वी और अंधकार रूपी अज्ञान से परे महान पुरुष या परमात्मा को मैंने जान लिया है, जिसे जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके भिन्न कोई मार्ग नहीं है। कैसे वो पता, वो इतनी बढ़िया पंक्तियां है। ये गाना भी बहुत अच्छा है, आप सुनना कभी यूट्यूब पे। पहचान न पाया मैं तुमको, कैसे है कि सेमल को लाल लाल सुमन मिले है कहाँ से, पीले पीले ये पुष्प किसने दिए बबूलों को, तूली तूली काय ले ले के सजाता है कौन, सुललित लतिका के कलित दुकूलों को। किसने पंक्तियां लिखी है? हरिओद ने। हरि ओद किसके सजाए ये कलिकाएं खिली, दे दे दान मंजुल मरंद अनुकूलों को। और ये रंगीन साड़ियां तितलियों को कहाँ से मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को। अर्थात इन सबके होने से हमको पता चलता है कि ईश्वर है ना। उसके बाद पंक्तियां आती है कि रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फूल फूल लगाए, विविध रंगों के फूल लगते फवीले। अरे तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं गा के पढ़ सकता हूँ, मेरा बहुत मन है, पर अभी इसकी राग वगैरह काफी टाइम से भूल गया मैं, है ना।
ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार, देखो है न सारे खोतक ये चेतन अनाड़ी को, बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। इस प्रकार से और भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी सी चीजें बताई है कि किस प्रकार से कौन कौन से छोटे छोटे परिवर्तन हम आसपास देखते हैं जिनसे ये पता चलता है कि ईश्वर है ना। पूरा गाना ही बहुत बढ़िया है ये। बाकी मेरी आवाज आ रही थी ना आपको, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ लेते हैं ये थोड़ा सा जो भी गद्य हमारा बचा हुआ है। ये गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान है। ये तो जो मैं गाना बताया था उसका नाम है पहचान न पाया मैं तुमको, है ना। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, ठीक है ना। इसको गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब पे सुन लेना, आपको लिरिक्स भी मिल जाएगा इसका और गाना भी मिल जाएगा, ठीक है ना। अतः उपयुक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर विचार और व्यापक दृष्टि अपेक्षित है से घसीटे जाते देख दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ है, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी। सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है, ठीक है ना। शेक्सपियर की पंक्तियां हैं ये, इंपोर्टेंट लगा लो, कभी भूली बिजली आ जाए तो बाई चांस। काव्य पर न जाने, तब हम तो ये बोलेंगे अरे यार शेक्सपियर की पंक्ति क्यों पूछी है, अरे वो शेक्सपियर की पंक्ति नहीं है, वो शुक्ल जी की हो गई अब, क्योंकि शुक्ल जी ने दे दी हमको। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए हैं जिनमें सिवाय इसके की कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है, और भी न मिलेगा और कुछ भी न मिलेगा। ये कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरुदावली बखानना। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी बहुत सी विरुदावलियाँ प्रचलित थी। और आजकल भी ये कहावत चलती है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे कविराज। क्योंकि जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप मेरे पास आना, पक्का अपन सॉल्यूशन देंगे ही सही, कुछ भी हो जाए। ऐसा हुआ है बहुत बार, तो अपन इसलिए एक नई कहावत चल बची है, ये मैंने चलाई है। पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर भी नहीं कही जाती थी। कविता भावमयी रसमयी और चित्रमयी होती है। इससे ये आवश्यक नहीं है कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय रसमय चित्रमय हो। कविता के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का ये दावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा विषयों में भी इसका, आप समालोचना शुरू करेंगे, विषयों में भी इसका सेकंड दखल हो रहा है, ये खटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवा शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने पढ़ा उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानियों में किस किस प्रकार से तृतीय उत्थान में चेंजेस आए। अगर पॉजिटिव चेंजेस आए तो शुक्ल जी ने पॉजिटिव बातें कही है, कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं, रचनाकारों के नाम दिए हैं, और नेगेटिव चेंजेस आए हैं, कुछ असर नहीं पड़ा है, तो जैसे निबंध में तो उल्लेख ही नहीं किया शुक्ल जी ने, तो वो सारी चीजें। देखिए समालोचना और काव्य मीमांसा में क्या क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि ये तृतीय उत्थान का टाइम है 1918 के बाद का। और शुक्ल जी की तो रचनाएं भी इस बार भी यूजीसी नेट में पूछी थी, है ना। क्योंकि 1929 में भले उनका हिंदी साहित्य का इतिहास आया था, पर पहले उनकी रचनाएं छप चुकी थी, भ्रमर गीतसार नाम से जायसी ग्रंथावली छप चुकी थी पहले उनकी, ठीक है। तुलसीदास पर काम कर चुके थे वो, है ना। किसी ने लिखा भी था कि जैसे राम भगवान का करने के लिए, क्या बोलते हैं, उद्धार करने के लिए, राम भगवान को जगत में व्याप्त करने के लिए तुलसीदास ने ग्रंथ बनाया, उसी प्रकार ही तुलसीदास को भी जीवन में एक का सबके सामने लाने के लिए जो अवतार था वो रामचंद्र शुक्ल ने लिया था, ऐसा किसी ने बताया था हमको एक बार क्लास में, ठीक है। ये कहावत है, मतलब ऐसे मजे वाली बात है, पर कितनी अच्छी बात है ना। क्योंकि हम कबीर को जानते हैं तो कबीर को हम श्याम सुंदर दास की वजह से, हजारी प्रसाद द्विवेदी वजह से जानते हैं, उन्होंने लेकर आए हमारे सामने खोज खोज के। तुलसीदास तो सूरदास को लेके आए रामचंद्र शुक्ल जी, तो इन्हीं वजह से हम जानते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे पाठ्यक्रम में लगी सब चीजें, है ना। और इन्हीं की व्याख्या हम पढ़ते हैं, ठीक बा, ठीक बा। तो मिलते हैं कल समालोचना काव्य मीमांसा वाले टॉपिक में, देखते हैं कल पूरा होता है नहीं होता। इसके बाद काव्य खंड पढ़ेंगे, बिल्कुल लोड मत लो आप तो एकदम। और जो भी पुराने वीडियो जो प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीर गाथा काल से लेकर आधुनिक काल तक, आप देखते रहो उनको,
प्रॉपर कमेंट करते रहो यार, तो मुझे पता चलता रहे कि आप देख रहे हो, है ना। क्योंकि ये तय है, मैं जिस दिन भाई साहब फेमस हुआ, जिस दिन मेरे अच्छे खासे व्यू हो गए, मैं डिलीट करूंगा इस प्ले लिस्ट को, पैसे में बेचूंगा, मैं सच बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप अभी देख सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता चल गया मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या है। अभी आपके लिए है, फ्री में है, या हो सकता है मैं लाइफ टाइम भी फ्री में रख सकूँ अगर मुझे यूट्यूब से ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो, लेकिन नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस किसी कंपनी ने मुझे अप्रोच किया जो कि कर रहे हैं, तो मैं फिर उनकी पूरी प्लेलिस्ट मुझे बेचनी पड़ेगी फिर, वो ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि एक दो कॉल भी आया है मेरे पास, ऑफर भी, तो मैं चाहता नहीं हूँ फिलहाल, वो करूँगा भी नहीं फिर जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप पुराने वीडियोस देखो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो, पूछा करो आप टेलीग्राम पे, सब बहुत अच्छे लोग हो आप वैसे भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में कल। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, टेलीग्राम वाला जो भी होगा प्रश्न पूछ लेना है।